Greetings from England. माइनॉरिटी कंसर्न के बिहाफ पर आफ्ताब मुगल की जानिब से आज के प्रोग्राम में हम अपने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं और अपने नाजरीन को भी खुशामदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियती हुकूक, मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें शाया करता है। आज हमारी डिस्कशन का मौजू है पाकिस्तानी मीडिया और कमज़ोर तबकात। आज के मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक सुपर पैनल मौजूद है जो एक तवील अरसे से अपनी ज़ाती और प्रोफेशनल ज़िंदगी में दोनों हैसियतों में कमज़ोर तबकात के लिए ना सिर्फ आवाज़ उठाते रहे बल्कि हरावल दस्ते के तौर पर भी काम करते रहे। कमज़ोर तबकात के लिए आवाज़ उठाना एक तकलीफ़देह अमल है। पिछड़े लोगों को मीडिया में बहुत कम जगह मिलती है, लेकिन हम अपने साथियों के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने तवातर से कमज़ोर तबकात की आवाज़ बनने में हमेशा हरावल दस्ते का काम किया है। हमारे साथ आज मौजूद हैं रोज़नामा औसाफ से मोहतरमा अनीसा कमल साहिबा, रोज़नामा प्रेस कॉन्फ्रेंस से मोहतरमा नुरत ऐन साहिबा, रोज़नामा जंग से मोहतरम समीर अजमल साहिब, प्रेस क्लब पाकपतन से मोहतरम वकार फरीद जुगनू साहिब और सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट मोहतरम फरुख तनवीर मलक साहब। हम उन सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और उनके ममनून हैं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और आज वो आज के मौजू पर हमसे बातचीत करेंगे। आज के प्रोग्राम की निज़ामत हमारे साथी जनाब तस्कीन खान साहब करेंगे। आपने लंदन से हमें ज्वाइन किया है। आप मारूफ सहाफ़ी हैं। एक तवील अरसे तक ग्लोरी टीवी पर एक हफ्तावार प्रोग्राम की निज़ामत करते रहे। आजकल आप वॉर टीवी के होस्ट और डायरेक्टर हैं। डॉक्यूमेंट्रीज उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टी है। आप ना सिर्फ मुख्तसर वक्त में मुश्किल से मुश्किल मौजू का अहाता करते हैं बल्कि साथ ही साथ उस मौजू के पस मंज़र और पेश मंज़र से भी नाज़रीन को आगाही फराहम करते हैं। आप एक नज़रियाती सहाफ़ी होने के साथ साथ इंसानी हकूक़ के मुतहर्रिक कारकुन भी हैं। हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आज वो प्रोग्राम को होस्ट करेंगे। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू तस्कीन खान साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मोहतरम आफ्ताब मुगल साहब और माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान। और इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुस्लिम ममालिक में इस खुसूसी प्रोग्राम को देखा जा रहा है, आपको बहुत बहुत सलाम। और जैसा आपने सुना, टॉपिक क्या है कि पाकिस्तानी ज़राए अबलाग और माशरे के पिसे हुए महरूम तबकात, ये वल्नरेबल जो सोसाइटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं एंड पाकिस्तानी मीडिया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बड़ा अच्छा तगड़ा पैनल है हमारे साथ, बड़े मुमताज़ शख्सियात। और सेकंड हाफ में नाज़रीन आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, अपना व्यू पॉइंट शेयर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। फेसबुक पे आप लाइव हैं हमारे साथ, या अगर आप जैसे भी आप हमें देख रहे हैं, यू आर मोर देन वेलकम। प्रोग्राम के बारे में मैं अपने पैनलिस्ट को बताता चलूँ कि इब्तदाई तौर पे हर पैनलिस्ट के पास तकरीबन 2 या ढाई मिनट होंगे इब्तदाई क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। फिर इस तरह सबकी बारी आएगी, फिर उसके बाद फिर हम बहस को ओपन करेंगे, फिर एंड में हल की तरफ जाएंगे। क्योंकि तारीखी तौर पे हमने देखा है कि बहुत से ऐसे प्रोग्राम है पाकिस्तान के अंदर जिसके ऊपर बड़ी तगड़ी बहस होती है, लेकिन हल जो है या सोल्यूशन जो है उसके ऊपर बहुत कम बात की जाती है। तो सबसे पहले आई बिलीव मुगल साहब, अब हम शायद अनीसा साहबा की तरफ जाएंगे गालबन। जी जी जी, जैसे आपने तरकीब बनाई हुई है। जी 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 आपके पास अनीसा साहिबा का तारुफ है? वो जी जी, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ क्योंकि आप हमारे नाजरीन के लिए जो आपने तैयार किया हुआ है, दे कैन वॉच ऑनलाइन व्हाट इज द इंट्रोडक्शन इज। अदरवाइज अनीसा कमल साहबा के बारे में मैं देख रहा था, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था। वंडरफुल वर्क शी हैज डन एंड बड़ी अच्छी सहाफ़ी हैं और रोजनामा औसाफ के साथ और खासतौर पे कोर्ट के अंदर रिपोर्टिंग करती हैं। तो अनीसा साहबा, थैंक यू सो मच एंड आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने माइक को। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और आप फरमाइए कि ओवर द ईयर्स बहुत टाइम से आपने इन चीज़ों को देखा है, क्या पाकिस्तानी मीडिया जो है वो महरूम या पिसे हुए तबकात का हकीकी तर्जुमान है? डू यू बिलीव सो? सर, ये हमारा मीडिया जो है ना वो हकीकी तर्जुमान बिल्कुल है, अगर हम इस चीज़ का सेंस रखें तो। लेकिन काफ़ी सारे जर्नलिस्ट जैसे हैं, हम लोगों ने जैसे अभी ट्रेनिंग्स ली हैं, हम लोगों का प्रोजेक्ट भी रहा है, तो हम लोग इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि हमें इस चीज़ का सेंस दिया गया है कि हम लोग महरूम तबकात को देखें, उनको वॉच करें, उनकी लाइफ स्टाइल पे कि वो
कैसे हैं। और यकीन करें कि बहुत कुछ देखने को ऐसा मिला है इस बार जो हम पहले इस चीज पे गौर नहीं करते थे। जस्ट हम लोगों ने एक इशू देखना है, उस पे उसको हाईलाइट करना है, बस ये हमारा जो है ना सहाफत होती थी। लेकिन जब से हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट किया है तो इस हवाले से हमें ये हुआ है कि हम लोगों ने काफी सारे महरूम तबकात पे सर्च की है। गांव में गए हैं, विलेज में काफी सारी खवातीन से मिले हैं, तो ट्रांसजेंडर से मिले हैं, और जो है ना मतलब काफी सारे जैसे हैं अकलियती बिरादरी से मिले हैं। तो बहुत सारे हमें इश्यूज जो है ना वो हाईलाइट करने का मौका भी मिला है, और दूसरे लोग अभी भी हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी जो है हमारा यही इरादा है कि हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो यही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। समीर अजमल साहब, थैंक यू सो मच। सीनियर सहाफ़ी और रोज़नामा जंग से वाबस्ता हैं। सर, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस कि क्या आपको लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है आप इतने बड़े पेपर के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ज़राए इब्लाग जो हैं, टेलीविज़न हो, चाहे वो चैनल्स हों, अखबारात हों, डू यू थिंक कि पाकिस्तान के महरूम तबकात, कतई नज़र को उनका ताल्लुक किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन क्या मीडिया जो है वो तर्जुमानी कर सका है पाकिस्तान के पिसे हुए तबकात अवाम की? सर अनम्यूट कर लें। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपका और ह्यूमन मिनॉरिटी कंसर्न का कि आप लोगों ने ये हमें मौका दिया है। तो मुख्तसर में, चूंकि आपने कहा कि 2 मिनट में हमने पहले बात करनी है, तो मुझे ये कहते हुए ज़रा शर्मिंदगी नहीं है या मैं हिचकिचाहट महसूस नहीं करता कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो वल्नरेबल ग्रुप्स जो हैं, कम्युनिटीज़ जो हैं, महरूम तबकात, उनकी नुमाइंदगी मौसर तौर पर नहीं कर रहा। उसकी वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक मेन वजह, एक छोटी सी मिसाल के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि आप देख लें, यहाँ होली का त्यौहार हो, क्रिसमस का त्यौहार हो, तो हमारे जो बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं वो सिर्फ 2 या 4 मिनट की खबर चलाते हैं। तो कवरेज तो दूर की बात है, तो मेरे ख्याल में मौसर नुमाइंदगी नहीं है। ठीक, ठीक, ठीक। फरूख साहब की तरफ एंड पे जाएँगे क्योंकि सीनियर पर्सन वकार साहब से भी बात करेंगे, लेकिन इन बिटवीन नूरुल एंड साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप फरमाइए कि आई हैव सीन योर वर्क, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, क्योंकि आपने, मैं देख रहा था कि पीटर जेकब साहब के साथ भी मिली, मर्दमशुमारी के मसाइल के ऊपर भी आपने बात की, लोगों से भी मिलती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाती हैं। आपका चूँकि ताल्लुक ब्यूरो चीफ है, रोज़नामा प्रेस कॉन्फ्रेंस से, आप जर्नलिस्ट हैं। आर यू सैटिस्फाइड कि आपको लगता है जब आप लेके जाती हैं माइक तबकात के पास, तो अपने तौर पे तो आप अपना सही काम कर रही हैं, लेकिन ये कि क्या ओवरऑल पाकिस्तानी मीडिया जो है, क्या उनको कहा जा सकता है कि ये हकीकी तर्जुमान है पिसे हुए तबकात का? अगर सर हम लोग सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इनवाइट किया और हमें मौका दिया कि हम लोग महरूम तबकात पे बात कर सकें। तो इसमें आपके साथ मैं बिल्कुल ये क्लियर बात करना चाहती हूँ कि हमें बिल्कुल भी ये नहीं कहा जाता या अलाउ नहीं किया जाता कि हम लोग महरूम तबकात पे काम करें। अगर ये हमने अभी काम किया है महरूम तबकात के लिए, पहले भी आप पाकिस्तान का मीडिया आप देख लें, इसमें आपको क्या मिलेगा, या तो फिर आपको सियासत मिलेगी या फिर महंगाई की खबर, और इससे हटके इन तबकात के ऊपर तो कभी बात ही नहीं होती, उनके ऊपर तो नजरसानी कभी होती ही नहीं है। ये फाफन और पीटीए की जानब से हमने जो एनजीओ है उसके तहत हमें जो प्रोजेक्ट किया गया था, उसके तवसत से हम लोगों ने ये जो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। और हम भी ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर भी उन चीजों की कमियां थी, शायद हम लोगों ने भी कभी उन चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की थी। एज अ वर्कर या एज अ जर्नलिस्ट हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग उन महरूम तबकात के लिए आवाज उठाएं, लेकिन अब चूंकि अब हम लोग प्रॉपर इसके साथ इसके लिए काम कर रहे हैं, तो अब करने के बाद फील हुआ है और कर भी रहे हैं, तो लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं और बहुत मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी मीडिया की बात की जाए तो पाकिस्तान मीडिया के हालात ऐसे नहीं है कि हम महरूम तबकात के लिए बात की जाए, ऐसे वसाइल भी नहीं हमें कुछ दिए जाते कि हम लोग जो है प्रॉपर वहां जाके कोई रिपोर्टिंग कर सके या उनके मसाइल जो है उनको हम लोग उजागर कर सके या फिर हल कर सके। आइडियल सिचुएशन नहीं है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड डेफिनेटली। वकार फरीद जुगनू साहब, अगर आप भी अगर आप अनम्यूट कर लें और ज्वाइन करें। वंडरफुल, यू आर विद अस। आप सदर हैं प्रेस क्लब पाकपतन के, और जो मुझे चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी कि आप अंजुमन फलाह मरीज़ां पाकपतन के सदर भी हैं, यानी कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं लोगों के साथ, वेलफेयर के साथ। इसके अलावा ऑब्वियसली PNN, स्टार न्यूज़, डेली समा, डेली सहर, लंबा चौड़ा तारुफ। लेकिन सर, आप आर यू सेटिस्फाइड, जिस पे हमारे साथी बात कर रहे हैं कि आप तो इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं, पाकपतन में प्रेस क्लब के सदर हैं, पूरा मीडिया आपके पास आता है आपके ज़िले का, लेकिन आपको लगता है कि वो सही तरह कहीं ना कहीं नुमाइंदगी कर पाते हैं पिसे हुए तबकात की? हकीकत तो ये है कि हम किसी सूरत भी महरूम तबकात की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। जब तक पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद नहीं होगा,
उस वक्त हम नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। हमारी एक स्टोरी बनती है, उस स्टोरी का जब फीडबैक आता है तो अदारे हलना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद पाकिस्तान जो मीडिया पे प्रेशर डेवलप हो जाता है। यहाँ पर सूरत ये है कि हम इनफरादी तौर पर कुछ स्टैंड ले भी जाएं तो जो तबकात इस पे हर्डल पैदा करते हैं वो फिर अदारों तक रसाई हासिल कर लेते हैं। यहाँ तक हुआ है कि मैंने गुज़श्ता रोज एक ट्रांसजेंडर की स्टोरी बनाई, तो पहले तो ट्रांसजेंडर की जानब से मुज़ामत का सामना करना पड़ा, थाने तक दरखास्त चली गई और उसके बाद फिर उन्होंने अदारे तक सोर्स किया और जो मुकामी अदारे थे जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, जो काम नहीं करना चाहते, जिनकी नीयत खराब है, फिर वो हमारे अदारों तक रसाई हासिल करते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में महरूम तबकात जो भी हो, वो माइनॉरिटी हो, वो ट्रांसजेंडर हो, वो स्पेशल पर्सन हो, खवातीन हो, उस पर पहले तो काम करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप रिस्क लेके काम कर लें तो आपका मीडिया आजाद नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा इनको फेसबुक पे दे सकते हैं, सोशल मीडिया पे दे सकते हैं। अफसोसनाक अमल ये है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पॉलिटिकल टॉक से बाहर ही नहीं आ रहा, और जब तक ये पॉलिटिकल टॉक से बाहर नहीं आएगा, महरूम तबकात की तरफ नहीं जाएगा, उस वक्त हम ये मसाइल भी हल नहीं। बिल्कुल ठीक है। फरूख तनवीर साहब सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार हैं और मुतअद्दिद चैनल्स पे बतौर हेड ऑफ डिपार्टमेंट या बेसिक कंट्रोल न्यूज़ काम किया है। सर, आप इसको कैसे समाप्त करेंगे साथियों की बातों को? क्योंकि ओवर द इयर्स यू हैव सीन देम वर्किंग और स्ट्रगलिंग, लेकिन आपको भी लगता है कि आपकी नज़र से बड़ा कुछ गुजरा है कि आपका भी दिल करता होगा कि जो पिछड़े हुए तबकात हैं उनकी आवाज़ आप बने या आपके अदारे बने, लेकिन कहीं ना कहीं आके रुकावटें होती हैं, चैलेंजेस होते हैं। ये किस तरह के चैलेंजेस होते हैं और क्या हकीकी तौर पे आवाज़ ये अदारे कभी बने भी हैं कि नहीं महरूमों के? साहब, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी साथियों ने अभी बात की और इसमें काफ़ी हद तक हकीकत है। मैं इस्लामाबाद में 25-26 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ, मुख्तलिफ चैनल में काम किया है। मेरा ज़ाती तजुर्बा भी कुछ इतना ही तल्ख है जितना समीर ने बयान किया या वक़ार साहब ने बयान किया या निशा ने कहा या नौदीन ने बताया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जितने यहाँ पे मसाइल मौजूद हैं, जितनी यहाँ पे गंभीर सूरत हाल है सोसाइटी के अंदर, ओवरऑल तो बहुत से मसाइल हैं, गुर्बत के, बेरोजगारी के, इकोनॉमिक हालात हैं, बैकवर्डनेस है, बहुत से हैं। लेकिन उसके साथ अगर हम देखें वल्नरेबल जो तबकात है, महरूम तबकात है, वो मतलब एक मुआशरे की जिम्मेदारी है, मतलब उनको कानूनी आईनी हकूक सियासत ने दिए हैं। और लेकिन अभी जब आप उसको मीडिया को सामने रखें कि मीडिया में उनकी प्रोटेक्शन हो रही है, उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं, तो मैं तो इस कहूँगा कि नहीं, उस लेवल की नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। शायद जो रिक्वायर्ड लेवल है उससे भी काफ़ी कम नीचे ये पोजीशन मौजूद है। बाज़ हल्कों की तरफ से, बाज़ मुआशरे के कुछ तबकात हैं, सिविल सोसाइटी है, उनकी तरफ से ऐसा कोशिश होती है, मीडिया के साथ मिलकर भी वो करते हैं कि मीडिया को उस तरह मुतवज्जो करें कि यार ये भी मुआशरे की तबकात इनकी तरफ होना चाहिए। कोशिश होती रहती है, लेकिन एक अगर आप ओवरऑल मीडिया की बात करें, एडिटोरियल अप्रोच जिसमें वो बताया जाए कि यार डेस्क पे बैठे लोग हैं या फील्ड में बैठे रिपोर्टर्स हैं या ऊपर जो है चैनल को या अखबार को चला रहे हैं, कंट्रोलर हैं, एडिटर्स हैं, तो वैसे उस किस्म की हसासियत हमारे जो एडिटोरियल जो मीडिया के लोग हैं, एडिटोरियल बोर्ड के जो लोग होते हैं या एडिटोरियल डिसीजन करने वाले लोग होते हैं, उनके पास वो अभी तक वो वाली हसासियत नहीं है और इस तरह की कभी काफी मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। समीर अजमल साहब, हाउ सैड इट इज कि ये जो स्टोरीज होती हैं अवाम के बेनिफिट के साथ जुड़ी हुई, कमर्शियल इनकी वैल्यू नहीं है। यानी कि आप इतने बड़े इदारे के साथ हैं, इवन इंक्लूडिंग योर जो आपका चैनल्स भी हैं, इतना बड़ा पेपर भी है, लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि गरीब की आवाज़ उठाने में पैसे नहीं मिलते, इसमें चार्म नहीं है, तो इसलिए इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। सर, इसमें दो चीजें हैं। ये इसमें कमर्शियल वैल्यूज की बात तो मुझे नजर नहीं आती। इसमें एक तो ये नजर आता है कि हमारे जो मीडिया ग्रुप्स हैं या हमारे जो इदारे हैं, उनकी इस तरफ तवज्जो दिलवाई ही नहीं गई। मैं थोड़ी सी मिसाल दूंगा। आफ्ताब अलेक्जेंडर साहब यहाँ पे जब मुल्तान में थे, तो ये एक इदारा जस्टिस एंड पीस कमीशन के साथ वो बसता थे, तो मेरे और ये हमें मुख्तलिफ इशूज के बारे में बताते थे, और कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला लेना, कभी प्रेस ब्रीफिंग पे बुला लेना, और उसकी बाकायदा कवरेज होती थी। यहाँ प्रॉब्लम ये भी है कि वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए जो लोग काम करते हैं, ये जो कर सकते हैं, उनकी प्रेस के साथ जो इंटरेक्शन इतना बेहतर नहीं है।
अगर उसको बेहतर कर लिया जाए। बाकी जहाँ तक कमर्शलिज्म का ताल्लुक आ जाता है तो बहुत सारे ऐसे उसमें सूरत हाल निकल सकती है कि इनको उसमें उससे हटकर भी कवरेज मिल सकती है। कोई अच्छा फेस्टिवल करवा लिया जाए तो प्रेस के साथ जो वनरेबल ग्रुप्स हैं उनका इंटरेक्शन इतना बेहतर नहीं है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। और कुछ लोग हैं पाकिस्तान में जो इस तरह के काम कर रहे हैं। अभी जैसे नौरीन ने मिसाल दी थी कि हमने अभी एक मेंटरशिप प्रोग्राम किया फाफन और टीडीए की तरफ से, तो उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। तो उसके दौरान मैंने जो स्टोरीज की हैं उनको मैं अपने ग्रुप में भेजता हूँ, अपने मीडिया ग्रुप में, और मेरे अखबार ने उनको प्रॉपर कवरेज दी है। लेकिन मुझे ये कहते हुए भी इसमें थोड़ा सा कोई ऐसी हिचकिचाहट नहीं है कि हमें भी थोड़ा सा इश्यूज का इल्म कम होता है। तो कमर्शलिज्म का भी इसमें है थोड़ा सा अमल, लेकिन ज्यादा अमल जो है वो इंटरेक्शन का है कि इदारों के साथ अगर इंटरेक्शन बेहतर हो और सिविल सोसाइटी के लोग जिनकी रसाई है ये वनरेबल ग्रुप के साथ, महरूम तबकात के साथ, क्योंकि फर्ज करें कि अगर एक सैनिटरी वर्कर है, एक स्वीपर है या सेवर मैन है, उसकी डायरेक्ट, तो वो बेचारा तो शायद उसे पता ही नहीं है कि मैंने एक्सप्रेस टीवी के हेड ऑफिस में कैसे जाना है, या जंग या जियो या किसी और नुमाई वक्त में मैंने खबर कैसे लगवानी, अगर उसका कोई मसला हो सकता है। लेकिन वहां पे जो लोग दूसरे हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनकी अगर रसाई है तो वो उनके साथ नुमाइंदगी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो मीडिया में ठीक है, स्पेस तो कम है सही इनके लिए, सही है। वल्नरेबल ग्रुप्स के नूर लिए। नूर आप तो बात करें। नूर, आप फॉर एग्जांपल यू आर अ यंग उसमें यही जर्नलिस्ट, मेरा तो इसमें अपना तजिया ये है कि कमर्शलिज्म कमर्शियल नहीं है, ठीक है। जो यंग जर्नलिस्ट हैं, जैसे नूर, अगर आप किसी बड़े चैनल के साथ काम कर रही हैं, आप कोई प्रोजेक्ट ऐसा लेती हैं जिसके जो किसी भट्टा मजदूर की जिंदगी के ऊपर बनाया जाना चाहिए, या किसी अकलीती फैमिली जो बहुत पिसी हुई है, कोई ब्लास्फेमी का शिकार है, या कोई पता नहीं कोई बच्चियों के मसाइल हैं, कोई जबरी जो शादियां हैं या इस तरह के सिलसिले हैं, अब अपने चैनल के पास जाएं, चैनल आपको बोलेगा नहीं नहीं किसी बड़े बंदे का इंटरव्यू करो, उस पर रेटिंग बढ़ेगी। इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है कि आप गरीबों की बात लेके आ गई हैं, क्या होगा इससे, हमें क्या फायदा होगा, फिर आपको क्या फायदा होगा, क्या इस तरह की बातें भी होती हैं? सॉरी सर, थोड़ा नेटवर्क इशू है, मैं आपकी सही तरीके से बात समझ नहीं पाई। अगर आप शॉर्टली दोबारा मैं दोबारा बात करता हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि यू आर अ यंग जर्नलिस्ट, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी अदारे के साथ वाबस्ता हैं, तो आप किसी परेशान हाल फैमिली की स्टोरी लेके आती हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, या जबरी शादी का मसला है, बच्ची अगवा हो गई खुदा न खास्ता, या फैमिली सफर कर रही है, तो अदारे कहते हैं कि नहीं जी इस खबर की इतनी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, इससे अच्छा था आप किसी तगड़े बंदे का इंटरव्यू कर लेते, हमारी रेटिंग जरा ऊपर चली जाती। तो आपको लगता है कि गरीबों की आवाज उठाना, इसमें तो कोई चैनल को या अखबारात को कोई इसमें कोई इसके कोई मजा नहीं है, उसमें उनके लिए कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है? अगर अनीसा इस पे बात करना चाहें, ये सेम क्वेश्चन पे, मैं नूर की तरफ दोबारा आ जाऊंगा। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने अकलियती बिरादरी का मैंने गई हूँ उनके पास, तो उनका ये इशू था कि ये जबरी शादी तो नहीं, कम उम्र की शादी मैंने देखी है। और जो मैंने स्टोरी बनाई है बच्चों पे, स्कूल के बच्चों पे जो है ना, वो उनके साथ नारवार सलूक रखा जाता था। जो बच्चियों की शादी है, वो 2-3 इश्यूज जो हैं वो मेरे सामने आए हैं। आवाज दो आगाही जो है एनजीओ के साथ मैं थोड़ा हूँ, उनके साथ कनेक्टेड हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर हम लोग इस इशू को हाईलाइट करते हैं तो वो फैमिलीज जो है ना वो उल्टा हम पे ही वो करेंगी। तो इससे ये है कि आप जर्नलिस्ट हो, आप जो है ना इस मामले को जो है ना थोड़ा देखें आप उसको। तो 2 शादियां थी जो कम उम्र की शादियां हो रही थी उनकी बिरादरी में, और उनका इशू यही होता है कि ना तो उनको तालीम दी जाती है, मतलब ये है कि प्राइमरी तक तालीम हासिल करती है अकलियती बिरादरी, और आगे इससे ज्यादा नहीं जाती, खास तौर पर बच्चियां जो हैं। तो मैंने ये इशू उनका देखा है, और मैंने उनको कहा भी है कि आप जब भी मुझे मेरी जरूरत हो तो आप मुझे बेशक बुला लें, कोई मसला नहीं है, मैं उनकी स्टोरी भी कर लूंगी और उनसे वो कर लूंगी। लेकिन ये शादी है, ये इशू है जो, लेकिन लोग डरते भी हैं इस बात से, वो इसको हाईलाइट नहीं करना हाँ चाहते। ठीक वो है, कहते ये बिल्कुल ये भी एक इशू है कि लोग जी पता नहीं बिल्कुल। बताना चाहते कि नहीं, ये इस पे भी बात होती है। लेकिन फारूक साहब आई थिंक बेटर बता सकते हैं कि ये जो ओवर द, ये जाहिर इश्तिहारात पे चलते हैं, टेलीविजन या अखबारात, ये वो सारा, तो गरीब आदमी की आवाज उठाएंगे, उसमें क्या इनको इश्तिहारात मिलेंगे? किसी तगड़ी पार्टी को पकड़ें, कोई जलता हुआ बर्निंग इशू, वो जो होता है पॉलिटिकल टाइप, जैसे आपने फरमाया या दीगर साथियों ने फरमाया, उसमें ज्यादा रेटिंग है। गरीब की आवाज उठाने में क्या मिलेगा इनको? गरीब की साहब आवाज आपने ये फर्क। अनीसा, मैं आता हूँ आपकी तरफ दोबारा। जी फर्क। जी तस्कीन साहब, आपने जो
पॉइंट रेज किया कि कमर्शियल वैल्यू न्यूज़ की, सागर न्यूज़ की कमर्शियल वैल्यू थी और जितना भी मीडिया है वो सब इश्ताहारात और इन चीज़ों के स्पोर्ट के साथ ही चलता है। तो अपने वो इश्ताहार तो उन्होंने देखना होता है कि इससे हमें इश्ताहार ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल ये एक हकीकत है कि हम मीडिया के अंदर इस तरह की अगर आप स्टोरीज देंगे तो शायद ये समझा जाता है कि इसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं होगी, लेकिन इस कमर्शियल वैल्यू या इस पहलू के साथ एक और जो बड़ा मसला मौजूद है वो है, मैंने अगेन पिछली भी बात में एक पॉइंट आउट किया था कि एडिटोरियल जो सेंस है ना, हमारे जो मीडिया मैनेजर्स हैं, ये जो उसको करता धरता है या जो फैसला साज होते हैं, वो एडिटोरियल सेंस अभी तक नहीं प्रिवेल कर रही उस लेवल के ऊपर जिसको समझ सके। जरूरी नहीं कि आप कोई अच्छी शख्सियत का इंटरव्यू करेंगे या बहुत कोई दिलचस्प किस्म की स्टोरी चलाएंगे या पॉपुलर किस्म के टॉपिक को लेंगे तो फिर आपको इश्तिहार मिलेगा। आप जो सोसाइटी के अंदर जो मसाइल मौजूद है, जो गंभीर सूरत हाल है, अगर उसको आप अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से प्रोजेक्ट करें, अच्छे अंदाज से, अगर आप टीवी चैनल है उसकी अच्छी रिपोर्टिंग करें तो इसमें कोई शक नहीं कि वो भी आपको अच्छा कारोबार, अच्छी रेटिंग दे सकता है। बात यह है कि पब्लिक को जब तक आप मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म है, जब तक पब्लिक को आप उसमें इन्वॉल्व करोगे, जितनी आपकी रेटिंग ज्यादा होगी, व्यूअरशिप ज्यादा होगी, रीडरशिप ज्यादा होगी, तो नेचुरली आपको बिजनेस मिलेगा। बात वही है कि अब आपने एक चीज को प्रेजेंट कैसे करना है। ये जो एडिटोरियल डिसीजन करने वाले बैठे होते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि यार हमने इन मसाइल को भी देखना है, लेकिन अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें ताकि वो भी एक। लेकिन फारूक साहब, ये मीडिया मालकान के लिए ये चीजें काबिल कबूल हैं, क्योंकि वो तो सहाफी भी नहीं होते, वो तो बिजनेसमैन है। हाँ, ये भी एक बदकिस्मती है। पिछले 10-20 सालों के अंदर पाकिस्तान में जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जो मीडिया मालकान है, पहले तो होते थे, मालकान होते थे, लेकिन जो एडिटोरियल बोर्ड होता था या एडिटर होते थे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते थे। लेकिन अभी बदकिस्मती है कि कई जगहों के ऊपर मीडिया जो मालकान है, सेठ जो है, वो एडिटर लेवल पे, ये चीफ एडिटर लेवल के ऊपर है और वो हर चीज में इन्वॉल्वमेंट भी करता है, बिल्कुल होता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, इस मीडिया के अंदर जो हमारे मुल्क के अंदर काफी चीजें अच्छी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े अच्छे मीडिया के इदारे हैं, लेकिन मोस्टली जो खराबियां पैदा हो रही हैं इसमें काफी अवामिल है। एक जो रिसेंटली मैंने अभी इन दिनों में नोट किया, जो मीडिया में जो खराबी पैदा हो रही है कि अब रियल स्टेट के, पहले भी कुछ लोग थे, लेकिन रियल स्टेट के अब लोग अखबारात को, जो छोटे मोटे जो इनकम डमी पेपर कहते थे, उनको खरीद रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि अब हम अपना गुजाइश के बड़े अखबारों में हम इश्तिहार हैं, वो अब खुद वो छोटे डमी अखबार खरीद के उसको अच्छा प्रमोट कर रहे हैं और उसकी पब्लिकेशन और फिर अपने इश्तिहार दे रहे हैं। अब बात यह कि अब मालिक, पहले तो एक स्टेट, रिवायती स्टेट होता था, बिजनेसमैन होता था, अभी एक रियल स्टेट वाले भी इसमें आ रहे हैं। तो मतलब नेचुरली मीडिया के अंदर मालिक की इन्वॉल्वमेंट, मसाला उसकी बिजनेस इंटरेस्ट है, और फिर बिजनेस इंटरेस्ट में अगेन कह रहा हूं, बिजनेस जो एडिटर, अगर अच्छा एडिटर बैठा है तो बिजनेस इंटरेस्ट को और मालिक के उनको एक अच्छा कॉम्बिनेशन दे सकता है, जवाब पैदा कर सकता है। तो लेकिन खराबी है जी सर। ठीक है, वकाल साहब की तरफ जाता हूँ, लेकिन क्विकली अगर समीर साहब अगर इस पे आप कोई कमेंट करना चाहें, क्योंकि बात तो हो रही है कि पिछले तबके की आवाज उठानी थी, नहीं उठाई पा रही, या पता नहीं कभी उठ जाती है कभी नहीं उठती, लेकिन अगर क्विकली अगर आप इस पे कमेंट करना चाहें, देन आई मूव टू वकाल साहब के आपका जो अदारा है वो, उसकी जो मालिकान है वो तो खुद सहाफी रहे हैं, मीर खलील रहमान या सारा, वो तो इसकी वैल्यू को जानते हैं, सहाफती वैल्यू को। लेकिन अब ये वाकई वक्त आ गया कि इतने ज्यादा चैनल्स हैं पाकिस्तान में, इतने ज्यादा अखबार आते हैं, जितने बरतानिया में भी नहीं है, ठीक है, या अमेरिका में भी नहीं है, लेकिन एक कमर्शियल दौड़ लगी हुई है, पैसे की दौड़ लगी हुई है, उसमें जो सहाफी का एक किरदार है या खिदमत है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, जो बिजनेस की वैल्यू है वो ज्यादा नजर आती है, किसी पार्टी की तरफ कुछ ज्यादा झुकाव है किसी चैनल्स का, तो इसलिए इग्नोर तो हो रहे हैं लोग, सर आंखें या कान है चैनल। मैं इस पे थोड़ी सी बात ये करना चाहूंगा कि ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जिन इदारों के मालिकान सहाफत से वाबस्ता हैं, वो चाहे कमर्शलिज्म उनकी जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद वो जो इश्यूज हैं मिनॉरिटीज के या वल्नरेबल ग्रुप्स के, उनको कवरेज देते हैं। लेकिन कमर्शलिज्म इस हद तक उनके लिए जरूरी है जिंदा रहने के लिए। यहाँ जो पाकिस्तान में हालात अब हुए पड़े हैं कि जब जो गवर्नमेंट आती है वो उनके इश्तहारात बंद कर देती है, उनके लिए भी बेचारों के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन जाता है। मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ छोटी सी, कि मैं मुल्तान में था, आफ्ताब गुलजर साहब उनको भाई को पता है कि मैं मुल्तान के अखबार से वाबस्ता था, सबसे बड़ा अखबार था रोजनामा खबरें। तो वहां जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो उन्होंने मुझे कहा जी हम आपका हाफ पेज जो है वो हफ्ते में मिनॉरिटीज के लिए हम दिया करेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने हमारी जो स्टोरी थी, कभी वो फ्रंट पेज छापते थे, कभी 3-3 4-4 कॉलम। तो वो जिया शाहिद उस वक्त जिंदा थे, वो मुल्तान आए, उन्होंने मीटिंग ली, उन्होंने मुझे कहा जी आप बताएं प्रपोजल दें। मैंने उन्हें कहा जी इसमें कॉलम छप सकता है, फलां खबरें हो सकती, सारा कुछ।
तो एंड पे मुझे उन्होंने एक सवाल किया, उन्होंने कहा जी आप मुझे बताएं कि आपके कितने लोग अखबार खरीद के पढ़ते हैं, जो क्रिश्चियन 2-4 फैमिलीज के बुलाए। तो वो मुझे पता था कि मुल्तान में हमारे इवन यहाँ तक कि जो चर्च के जो जहाँ जाते थे ना, वहाँ पे भी अखबार एजाजी जा रहा था। उन्होंने फिर मुझे कहा कि हमने तो अखबार बेचना है, वो हमारे उन्होंने बताया कि 11,000 सर्कुलेशन है, आप मुझे कहें कि हमारे आपकी कम्युनिटी के लोग 500 अखबार लेंगे। तो फिर आखिर डिसीजन ये हुआ कि जनाब वो उन्होंने कहा कि हम आपको खबरें आप दें, आप प्रॉपर जॉब करें और हमारे साथ एज ए रिपोर्टर काम कर लें, जो पेज वाला है वो हम नहीं करते। यहाँ प्रॉब्लम ये भी दुरुस्त है कि जो हमारे कमजोर तबकात हैं उनके लिए ये उनके पास इतनी इस्तात नहीं है, या उनका रुझान भी नहीं मीडिया, रुझान भी नहीं है। ओवरऑल मैंने देखा पाकिस्तान में कोई भी देख लें, वो मुझे अच्छी तरह, जब मैं छोटा था तो वो किसी आप बार्बर शॉप पे जाएं तो एक न्यूज़पेपर 5-5 बंदे पढ़ रहे हैं उसको, 5-5 बंदे पढ़ रहे हैं, और ये भी सब प्रॉब्लम है। वकास साहब, अब जमाना एक इसको चीजों को दूसरे पहलू से देखते हैं। अब जमाना तो ये भी बदल गया है ना कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया से बात निकल के सोशल मीडिया के ऊपर चली गई है। वो भी एक हकीकत है, सोशल मीडिया, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं बेहतर नुमाइंदगी कर रहे हैं पिछड़े हुए तबकात की रादर देन मेन स्ट्रीम मीडिया। क्योंकि आप देखें कि ट्विटर के ऊपर ले लें, जी नूर आपकी तरफ आता हूँ। वकास साहब, ये हकीकत जो है इसको झुटलाया नहीं जा सकता कि सोशल मीडिया जो है ये एक हकीकत है, एक रियलिटी है, लेकिन दे आर रिप्रेजेंट, वो जो वल्नरेबल कम्युनिटीज उनको ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रादर देन मेन स्ट्रीम मीडिया। योर टेक ऑन दैट सर। अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें सर। जी जी फरमाइए। फिर अनम्यूट हो गया, दोबारा आपने अपना माइक बंद कर दिया, दोबारा से अनम्यूट करें अपने आप को, ताकि ये ना लगे कि जैसे वो पाकिस्तान की कौमी असेंबली में माइक बंद करते थे तो शायद हमने माइक बंद कर दिया। नहीं ये सर गुजारिश ये है कि जिस तरह बहुत सारे जो अदारों के सरबराहान हैं वो प्रॉपर्टी टाइकून हैं, और मैं उनको जुराई पेशा तो नहीं कहूंगा, मैं उनको कहूंगा कारोबारी लोगों ने मीडिया को खरीद लिया है। मैं जिस अदारे का ब्यूरो चीफ हूँ, उसका जो साबका चीफ एडिटर था वो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट था। अब एक उसको प्रॉपर्टी टाइकून ने खरीद लिया है। अब उसकी अपनी वैल्यूज हैं, उनके अपने मामलात हैं, और इस तरह ये मेन स्ट्रीम एक सेट के बाद लोकल सतह पे आ गई है कि मैं पाकपतन कहूँ। मैं जब अदारे की नुमाइंदगी लेने गया तो मैंने कहा जी मैंने मास्टर किया है पॉलिटिकल साइंस में, मैं डिबेट कंपटीशन में हूँ, मैंने ये काम किया हुआ है। उसने कहा पैसे कितने लेके आए हैं? मैंने कहा 20,000, 1 लाख लेके आओ। और मैंने वो नुमाइंदगी नहीं ली। मेरे मुकाबले में जो एक प्रॉपर्टी टाइकून था जिसके अदालतों में केस चल रहे थे, वो 1 लाख रुपए देखिए वो अदारा लेके आया। जब तक ये मेन लोकल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें प्रोफेशनल जर्नलिज्म नहीं होगी, मसाइल बाहर नहीं आएंगे। एक गुजारिश, हम हमारे पास रोजाना की बुनियाद पर हम सैनिटरी वर्कर्स पे काम करते हैं, माइनॉरिटी पे काम करते हैं, ट्रांसजेंडर पे काम करते हैं। प्रिंट मीडिया किसी ना किसी हद तक हमें जगह दे देता है। बाकी मेन स्ट्रीम में पीएम पे काम कर रहा हूँ, मैंने कुछ 10 स्टोरियां भेजी है इस मामले में। नहीं 3 कत्ल हो जाए, ट्रेन उल्ट गई है, आसमान गिर गया है, यहाँ पर वो अपना मानिका का इशू है, खबर मानिका का, वो तो खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब भी मैंने महरून तबकात पे भेजी है, वो मैं फोर्स करूंगा कि सर मैं अदारों को बिजनेस भी दे रहा हूँ, मैं उनके हर काम पे रात को 3 बजे उठ के काम करता हूँ। खुदारा ये मेरी महरून तबकात की जो स्टोरी है ये हमारे बुनियादी मसाइल में शामिल है। यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स की इशू है, माजूरों की, वो नहीं सुनते, वो काम नहीं करते। और आज जरूरत है, आज जरूरत है अमल की, बिल्कुल है, जरूरत है। और आई बिलीव कि आपने तो जीत जीती हुई, आपको सदर लगारी से वो अवार्ड मिला हुआ है, यू आर अ विनर एंड यू आर अ हीरो, बट फिर भी आपको स्ट्रगल करना पड़ा। नूर अभी है हमारे पास, नूर आई थिंक थोड़ी देर के लिए मैंने देखा था, फिर वो चल गई, वरना अनीसा। सोशल मीडिया की बात मैंने वकास साहब से भी की, अगर आप इस पर फरमाना चाहें, यू आर प्रीटी मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप काम कर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं, आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया वाले ज्यादा बल्कि एक्टिव हैं पिछड़े हुए तबकात की आवाज उठाने के मामलात पे रादर देन मेन स्ट्रीम मीडिया? सर बिल्कुल, ये जो है ना जर्नलिस्ट वाकई मतलब महरूम तबकात की आवाज उठा सकते हैं। और ये क्योंकि एक सोशल वर्कर भी होते हैं, फील्ड वर्कर होते हैं, इनका काम ही जब ऐसे न्यूज इश्यूज वगैरह को उठाना होता है, इश्यूज को हाईलाइट करना होता है, तो ये कैसे नहीं महरूम तबकात के इश्यूज को हाईलाइट कर सकते। लेकिन बात वही है, जैसे जुगनू साहब ने कहा है कि जब हम किसी इदारे से मुंसलिक होते हैं तो पहले उनको एक थब्बा जो है वो पैसों का देते हैं, और फिर जाके हमें वो जो है ना नुमाइंदगी देते हैं, उसके बाद भी वो हमसे
बिजनेस वगैरह लेते रहते हैं। ये नहीं कि वो एक बार सिक्योरिटी ले लेते हैं उसके बाद हमसे नहीं लेते। तो ये जो है ना, मतलब जाहिर बात है, हम लोगों ने जो भी इश्यूज वगैरह हाईलाइट करने हैं तो हमने कहना है कि भाई हमने तो सिक्योरिटी देनी है, आगे हमने मंथली देनी है आगे। मतलब अगर हम लोग किसी महरूम तबकात पे इश्यूज को हाईलाइट करेंगे तो वो हम लोग सेल्फ बेस पे करेंगे। मतलब अगर हमारे पास इतनी इस्तात होगी तो हम लोग करेंगे, वरना जो है ना हम लोग भी यही कहेंगे कि जी हमारे पास तो है नहीं कि हम कैसे उनको उनके इश्यूज को हाईलाइट करें। तो बात ये है कि हमारा मीडिया इस बात को हाईलाइट कर सकता है, बल्कि ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है सर। कर सकता है, नहीं कर रहा है। लेकिन नूर आप बताइए, मैं वही क्वेश्चन दोहराऊंगा कि जो सोशल मीडिया है, जैसे टिकटॉकर्स आजकल देख रहे हैं, फेसबुक पे लोग देख रहे हैं, यूट्यूब वाले हैं, ट्विटर के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, वो ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कम्युनिटी को बड़े चैनलों के मुकाबले में। जी सर, किसी हद तक आपकी बात मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। हेलो जी बोलिए बोलिए। जी नूर, आपकी आवाज हमें आ रही है, हम सुन सकते हैं आपको। मुझे सुन पा रही हैं आप? जी आ रही, जी, आ रही। जी, हम सुन सकते हैं आपको नूर। आप बोलिए, अगर आप हमें सुन सकते हैं। आई थिंक देयर इज एन इशू। ये कोई लोड शेडिंग वाला इशू तो नहीं है कि नई हुकूमत आई है तो उसके बाद आवाज भी नूर, बंद होगी? आप हमारी आवाज सुन आई सकते हैं? थिंक शी गॉट स्टक। समीर भाई आप फरमाइए, वो फ्रोजन समीर हो साहब से गई। बात करते हैं, समीर साहब से बात हाँ करते ठीक हैं। है। हर सोशल मीडिया हुकूमत में मैं में। गुजारिश कर सकता हूँ? जी सोशल मीडिया में मैं गुजारिश कर जी जी सकता जी हूँ? जी 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 मैंने आपसे पूछा था। जी जी। मेरा गुजारिश ये है कि इस वक्त हम काम ही सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। एक असल काम खबर ही अगर वही हो हमने रहा है। देखिए, मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा ट्विटर अकाउंट है, उस पे हैशटैग है। तो इस वक्त पे हमने काम किया, मैंने एक माइनॉरिटी पे स्टोरी बनाई है, ट्रांसजेंडर पे बनाई है, एक मासूम लड़के पे सक्सेस स्टोरी बनाई है। मैंने जितनी भी स्टोरी बनाई है वो सक्सेस स्टोरी बनाई है। उसका हमने फायदा सिर्फ सोशल मीडिया पे हुआ है। हमने उसको तकरीबन 500 व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ट्विटर अकाउंट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और हमारा जो मैसेज है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की निस्बत वो ज्यादा चला गया है, वो ज्यादा डिलीवर हो गया है। तो मैं समझता हूँ तो ये फकत सोशल मीडिया वो ज्यादा अफेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की निस्बत। लेकिन बात हो रही है वैल्यूज की कि कोई भी, अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई जुडिशरी है, वो ज्यादा कोशिश करती है कि वो किसी खबर की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चली खबर पे वो एक्शन या रिएक्शन करे। सोशल मीडिया पे रिएक्ट कम होता है, उसको एक बतौर एक लेकिन इस पे मैं आपको एक दो मिसालें दूंगा। आई थिंक नूर का कनेक्शन बन गया। नूर जी कुछ बोलिए इस पे, सोशल मीडिया पे क्या बोल रहे थे? वगरना मैं समीर साहब की तरफ जाता हूँ। समीर साहब, सोशल मीडिया के बारे में कहा जाता है कि ये शुतर बेमहार है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर अब इसके ऊपर भी कवानीन बन गए हैं कि अब इस तरह हर कोई मुंह उठा के बात नहीं कर सकता, किसी की पगड़ी नहीं उछाल सकता। लेकिन सोशल मीडिया की आपको लगता है कि वैल्यू है? क्योंकि एक दो मैं आपको बताता हूँ मिसालें। जैसे पाकिस्तान में लाहौर दूसरा बड़ा शहर, पिछले दिनों में वो जो मेंटल हॉस्पिटल है, आई डोंट नो उसको कैसे बोलते हैं, वहाँ पे एक बड़ा मसला हो गया। दो मुस्लिम मज़हब की नर्सेस के दरमियान मसला हुआ। वहाँ पे किसी ने व्हाट्सएप से बात चलती चलती वो ट्विटर के ऊपर आ गई। ट्विटर से बात मैंने देखा इंडिया पे चली गई, इंडिया पे पाकिस्तान की बात हो रही है। किसी ने मुझे बताया कि खान साहब को भी ये डायरेक्ट वीडियो भेजेगी, तो खान साहब सर पकड़ के बैठ गए कि यार हमने तो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना था। तो वो जो फंसा हुआ पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के मामला में, FATF के मामला में, चले वो उसमें हकीकत है या नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि अब इतनी ज्यादा वैल्यू है सोशल मीडिया की कि बात तो जनाब इंटरनेशनल मामला पे चली जाती है, बैन अवी सतह पे चली जाती है। सर ये बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं। और सोशल मीडिया का जहां तक हवाला है, मैं तो अब समझता हूँ कि जो हम लोग मैं बाकी लोगों की बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरा प्रिंट मीडिया से ताल्लुक है, कि हम जो प्रिंट मीडिया वाले हैं हम तो अब बहुत पीछे रह गए हैं। फर्ज करें एक खबर इशू मेरे पास आता है, मैंने उसको देना है आज रात को, कल के अखबार में छपेगा, लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वो सोशल मीडिया पे चले जाता है और उसका इफेक्ट इतना जबरदस्त आता है। आपने मिसाल दिया, एक तबीता गिल का केस हुआ था, कराची की एक नर्स थी, तो वो जॉब पे थी, जॉब पे उनको मारा गया, तशद्दुद किया गया, उन पे ब्लास्फेमी का लगा के, तौहीन मजहब का इल्जाम लगा के। वो खबर किसी मीडिया ग्रुप ने नहीं चलाई, किसी चैनल में नहीं आई, किसी अखबार में नहीं आई, लेकिन वो जैसे व्हाट्सएप पे आई है, लेकिन उसका इतना स्ट्रॉन्ग वो रिएक्ट आया है कि लोग उनके साथ खड़े हुए, जो उनके साथ नर्सिस थी, उन्होंने आके कहा कि जी नहीं, ये इस खातून ने तौहीन मजहब नहीं की। और फिर पाकिस्तान में मेरा ख्याल है, मैं देखता रहता हूँ तौहीन मजहब के वाकयात में, कि ये पहली खातून है
जिनको बड़े सेफली उससे निकाल के उस केस से वो उनको जान बख्शी उनकी हुई। लेकिन जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट एक ये भी है कि इसके गलत असरात जो हैं कि फेक न्यूज़ बड़ी जल्दी फैलती है। अभी रिसेंटली हमारे एक खबर चलती रही फैसलाबाद में, किसी ने वो ट्विटर पे भी डाल दी, फेसबुक पे, यहाँ एक इलाका चंदियां तलावा, तो वहां उन्होंने कह दिया कि जनाब किसी ने मतलब वो अंजीले पा के और आग जलाकर तो बाहर फेंक दिए। तो जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा, मैंने लोगों से कंफर्म किया, तो उन्होंने बताया कि कोई पादरी साहब थे, वो घर छोड़ के चले गए, किसी दूसरे ने रेंट पे लिया, उसने जब सारे कागजात निकाले तो उसमें कोई 1-2 सफात होंगे वो इस तरह के, उसको फिर बड़ी मुश्किल से हमने कवर किया सारा कुछ है। तो सोशल मीडिया अगर दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो वो इस वक्त हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया उससे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर क्विकली इस पे आप कमेंट कर दें, आपने तबीता गिल का केस किया, आसिया बीबी का बड़ा मशहूर केस, पूरी दुनिया को पता है सारा, लेकिन हाउ सैड इट इज कि आसिया बीबी पाकिस्तानी मसीही खातून 9 या 10 साल वो पाबंद सलासल रही, बाद में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, उनको बाइज्जत बरी कर देती है। लेकिन वो फिर पाकिस्तान में उनके लिए फिर भी जगह नहीं है। रियासत को तुमको गले लगाना चाहिए कि आप बीपी हैं, आप बेगुनाह हैं, हम आपसे माफी मांगते हैं, हम आपको कंपनसेट करते हैं कि आपके 9-10 साल जो है आपने सफर किया है, मेंटली फिजिकली, आपकी फैमिली लाइफ तबाह हुई, खराब हुई, लेकिन बेगुनाह साबित होने के बावजूद पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे से उनको परवाना भी मिल गया बेगुनाही का, लेकिन पाकिस्तान में उनके लिए ये सर दुरुस्त है यहाँ पे कि ये हमारे तो ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है। और इसमें फर्क तनवीर साहब बैठे हैं, मैं इनसे जो मेरी गुजारिश भी होगी कि लास्ट इसमें कमेंट भी करें वो, कि हमारा सहाफती मेयार जो है ना वो भी इस हद तक है कि जो 2-3 अखबार हैं हमारे, उनका नाम भी ले देता हूँ, एक उम्मत है और 1-2 और हैं, वो आसिया के या इन केसों की रिपोर्टिंग इस तरह की करते हैं कि उससे मुआशरे में और एग्रेशन फैलता है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि जी अदालत वो की भी क्या हमारा वैल्यू है, फैसले की क्या वैल्यू है सेटबैक है कि उसमें फैसले की क्या वैल्यू, और उस पे हमारे सोशल मीडिया पे तबसरे इस तरह के चलते रहे हैं जो मतलब हमें नुकसान दें। फारूक भाई आप बताएं कि आप अगर थोड़ा सा पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, भारत में चले जाते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, वहां पे भी जो मजहबी अकलीतें हैं वो बड़ी सफर करती हैं बहुत ज्यादा, वहां के कंपेयर करें मीडिया को पाकिस्तान की मीडिया के साथ, तो कौन सा मीडिया आपको ज्यादा अच्छा लगता है जो गरीबों की आवाज है? स्किन भाई देखें, आपने इंडिया की बात की, मिसाल दी, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बड़े शरीर आज 70 साल पहले चले जाए, बच्चे रहते थे, हमारे इश्यूज भी, हमारा रहन सहन, खाना पीना, दूध आवाश, इसी तरह की मिली जुली हैं, सारी काफी करीब करीब हैं। इवन समटाइम हम दोस्त से डिस्कस करते हैं कि हमारी जो मजहबी रिचुअल्स हैं, मतलब मुसलमानों की या वो मतलब मजहब की अलग है, लेकिन एक दूसरे का उसके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट है या थोड़ी सी मिलते जुलते वो जरूर है आपस में ना। तो मतलब एक जैसे ही लोग हैं, एक जैसे ही हमारे मसाइल है, उधर भी बीजेपी वर्ष इक़्तिदार है, ठीक है जी, उधर के भी आप मसाइल देख रहे हैं, इधर भी माइनॉरिटी जो है वो आपके सामने है, इश्यू ही है। और मजहब के नाम के ऊपर यहाँ पर पिछले 70 सालों के अंदर बहुत कुछ किया भी जाता रहा, इक़्तिदार भी हासिल किए जाते रहे और सियासत भी होती रही, और इवन अब भी हो रही है काफी। अपने फारूक साहब कितना डेंजरस है ये मजहब का जो कार्ड है, जैसे अभी हम देख रहे थे कि अभी खान साहब कोई स्पीच दे रहे थे तो उनके कान में आके तो उनके साथी कहते हैं थोड़ा सा मजहबी टच भी दे दो। तो मतलब आप इमेजिन करें ना, अब आप इमेजिन करें कि ये कितनी हमारी मुआशरे के अंदर कितनी खौफनाक हद तक ये सराहियत कर चुकी है ये चीजें, और कितना ये सूरत गंभीर हो चुकी हुई है। मतलब मुमताज कादरी वाला का आप देख रहे हैं इशू, आसिया बीबी वाला अगर आप देख रहे हैं, इस तरह की और बेशुमार मिसालें मौजूद पड़ी है। इवन ये अभी जो समीर या वगैरह ये साथियों ने अभी डिस्कस किया कि जी ट्रेनिंग इनको वल्नरेबल तबकात के हवाले से एक कराएगी TDA फाफिक की तरफ से, तो उसमें जब इस तरबियती अमल था, फिर उसके बाद मेंटोरशिप थी, तो जब उनसे काम करवाया गया कि आप अपने इलाके में इस तरह मरूज तबकात को फोकस करके स्टोरेज बनाए, तो इन बेचारों को भी बड़ा मसाइल का सामना रहता था। सम टाइम इन्हें थ्रेट्स का सामना हुआ, सम टाइम इन्हें मुश्किलात हो गई, तामुन नहीं मिलता था, थ्रेट्स के साथ साथ और बड़े मसाइल होते थे, तो वो उनको फेस करने पड़ते थे। मतलब एक चीज का आप ज़हनी तौर पे आमादा है, करना चाहते हैं, आपको उसमें हौसला अफजाई भी की जा रही है, आप करें, लेकिन उसके बावजूद आपको सोसाइटी में इतनी किस्म की रेजिस्टेंस मिलती है, मुखालफत मिलती है, तो ये मसाइल तो बहुत सारे हैं, मौजूद है, बहुत मसले हैं। जी 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 अनीसा आप फरमाएं कि आप बैसित खातून समझते हैं कि जो पहले वाली खवातीन थी उन्होंने बड़ा सफ़र किया और बहुत ज़्यादा जुल्म भी हुआ, बिला वजह के जुल्म, जो मर्द का माशरा है, बड़े सगीर का माशरा,
लेकिन अब आपको लगता है कि खातून औरत जो है कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग नजर आती है, उसकी कोई वजह तालीम भी हो सकती है, ये मीडिया भी हो सकता है, कोई फर्क नजर आता है आपको माजी का और हाल का? सर माजी में ये है कि अगर हमारी मेरे ख्याल में एजुकेशन लेवल कुछ हो जाए तो फिर तो मेरे ख्याल में ये इशू हल हो सकता है, क्योंकि जब उनको अवेयरनेस नहीं है तो वो कोई भी उनको ब्लैकमेल कर सकता है। जैसे मैंने खवातीन की स्टोरीज की हैं तो उसपे मुझे ये हुआ है कि उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको जैसे वो फैमिली टॉर्चर करती है या फैमिली उनको ब्लैकमेल करती है तो वो उसमें दब जाती है, वो अपनी आवाज नहीं उठा सकती। वो कहती है कि भाई अगर हम लोगों ने उठाई तो हम लोग फैमिली से जाएंगे, हम लोग से जाएंगे। तो काफी सारे इस तरह के मामलात होते हैं जिन पे वो बोलना नहीं चाहती। काफी हमें ये भी डिफिकल्टीज आई हैं कि मतलब सबसे मेन इशू तो यही आया कि वो बोलना ही नहीं चाहती। और अगर जैसे कोई मैंने औरत हिम्मत करके बोल पड़े तो फिर क्या होता है? लेकिन बोल पड़े तो सारी बात है, उसको थ्रेट काफी सामना करना पड़ता है, फैमिली इश्यूज जैसे उनको धमकाया जाता है पहले तो जाहिर है वही कुछ होता है। लेकिन फर्स्ट जैसे उन्होंने इक़्तिदाम उठाना है तो उनको थ्रेट का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो नहीं मुंह करती। वकार साहब, आप ट्रांसजेंडर के ऊपर भी आप फरमा रहे थे, ट्रांसजेंडर की बात की, लेकिन खवातीन भी तो एक ऐसा तबका है कि जिसके साथ दहाइयों से बल्कि क्या सदियों से जुल्म होते रहे हैं। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि कोई खवातीन, पहली बात तो रिपोर्ट ही नहीं होते इस तरह के मामले, चाहे जबरी शादियां हों, फैमिली प्रेशर हों, कोई रेप्स हों या जिनसी इस्तेहसाल हो, मजहब का नाम लेके तो बाद में शादियां, बड़े बड़े मसले मसाइल हैं। तो इसको कभी आपको लगता है कि एड्रेस सही तरह किए नहीं गया? क्योंकि औरतें जो हैं, खवातीन, हमारी बहनें खवातीन, वो भी तो एक माशरे का पिसा हुआ कहीं ना कहीं तबका है। ये बिल्कुल कम उम्र शादी के हवाले से सबसे ज्यादा अहम है कि कानून साजी होने के बावजूद उस कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अब सूरत ये है कि रिसेंटली केस था यहाँ पर, एक 93 गांव है, 93 गांव, वहां पर 12 साल की जबरी कम उम्र शादी का इशू था। मैं परसों वहां गया हूँ। जब वहां मैंने जाके इशू बनाया, मैंने मुतलका पुलिस को बुलाया तो उन्होंने उस एप्लीकेशन को रख के 1 दिन का टाइम दे दिया। ये रिसेंटली परसों की बात है। उन्होंने जनाब मुतलका लोकल गवर्नमेंट को पैसे दिए और 16 साल का सर्टिफिकेट 5,000 में बनवा के वो ले आए और उन्होंने कहा देखो जी ये तो जबरी शादी नहीं है। अब इसमें एक कानून साजी, एक अवेयरनेस, एक एहतसाब का अमल। अब अगर एक गलत काम हुआ है, एक चोरी पकड़ी गई है, उस पर एहतसाब इतना कमजोर है, उसका कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर मैं फ्यूडल इलाके से हूँ, इंतहाई पसमानदा इलाके से हूँ, यहाँ छोटे छोटे बड़े इश्यूज है, लेकिन ना तो पेरेंट्स बोलते हैं। अब मैं बतौर मुदई उस पर खड़ा नहीं हो सकता। एक इशू था यहाँ पर, मैंने कहा जी मैं बतौर मुदई उस पर काम कर रहा हूँ, उसने कहा जी नहीं, आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, आप नहीं कर सकते। It's a great shame. It's a great shame. And it's another shame कि फारूक साहब फरमाते हैं कि बिजली जाने वाली है जिस एरिया में आप हैं। तो फारूक साहब आप हाल बता दें, फिर बाकी दोस्तों के साथ अगर उनकी बिजली ना गई तो बात चलती रहेगी, लेकिन आपके एरिया में चूंकि 10 मिनट में शायद बिजली जाने वाली है, इन मसाइल का आपको हल क्या नजर आता है? अभी हालांकि हल की तरफ हमने एंड पे आना था, लेकिन आपसे पूछ लेते हैं, इन केस अगर आप लोगों की बिजली चली गई तो इनका हल क्या है मसाइल का? अगर अनम्यूट करना है, फिर मैं समीर भाई की तरफ आता हूँ। जी तस्कीन साहब, हल मतलब 2 अल्फाज में सादा, जहले मुसलसल, मतलब कोशिश करते रहे, लगे रहे। जिस तरह अभी वकार साहब हैं, समीर साहब हैं, नूरुलैन है, इस तरह के लोग इसको प्रमोट करते रहे, हौसला अफजाई करते रहे, गाइडेंस देते रहे, तो ये आखिर मतलब बेहतरी कोई। आज से अगर आप 10-20 साल पहले चले जाओ तो शायद वल्नरेबल तबकात के हवाले से कुछ इतना भी नहीं होता था जितना आजकल हो रहा है। तो सोशल मीडिया आ गया, नेचुरली इसने बड़ी चेंज लेके आया और बड़ा स्कोप भी पैदा किया, मौके भी दे दिए। तो मुसलसल कोशिश होती रहे। सिविल सोसाइटी में अगेन कहूँगा, इस मामले के हवाले से सिविल सोसाइटी को बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा कि एनजीओ हो गए, अगरचे उनको बदनामी का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। बड़े जो डेवलप कंट्रीज है वो एज ए डोनर इस काम में आगे आते हैं। पाकिस्तान जैसे क्योंकि फर्ज लोग भी अब तगड़े हो गए हैं, वो छोटा सा मोबाइल निकालते हैं, अपनी आवाज को वो डाल देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अवेयरनेस आ गई है, सिटीजन जर्नलिज्म शुरू हो गई है। मतलब आप देखें इस वक्त दुनिया में बड़े से बड़े वाकया जो हो रहे हैं वो मतलब सोशल मीडिया से, मतलब उस वहां से स्टार्ट ले रहे हैं। इवन यूक्रेन की अभी जो जंग हुई रिसेंटली, वो सबसे पहले ब्रेक ट्विटर के जरिए हुई थी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अब उसने लगा लिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया को आगे लगा लिया है, अपने पीछे लगा लिया है सोशल मीडिया ने। तो ये कोशिश में मतलब
कोशिशें हो रही है, आप भी कोशिश, अभी जरा मिनॉरिटी कंसर्न है, मुगल साहब है, वो कोशिश कर रहे हैं, तो यही कोशिशें हैं, कोशिश करते रहेंगे, ये आवाज बंद नहीं करते होनी रहेंगे। चाहिए, ये मुसलसल के जी हाँ, साथ मुसलसल तो के साथ बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, जरूर आएगी। सही है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहें, खुदा करे बिजली ना जाए ताकि हम आपसे मजीद भी बात करें। समीर साहब आप फरमाएं कि एक्सक्यूज मी स्कीन साहब, अगर आप मुझे सिर्फ जी 1 सेकंड के लिए जी इजाजत प्लीज प्लीज नूर बार-बार कनेक्ट हो रही हैं, तो जब भी मतलब आप उन्हें देख लें, अगर उनको भी कोशिश करें शामिल करने की गुफ्तगू। जी बेहतर बेहतर, ठीक अभी है। बल्कि कर लेता हूँ अगर समीर साहब इजाजत दें, क्योंकि आई कैन सी हर इन केस। ठीक है क्योंकि नूर, मेरा इंटरनेट का बहुत इशू है। ठीक है नूर, कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? डिस्कनेक्ट हो रही है बार-बार। जी 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 सर, पहले रिपीट कीजिएगा, मेरा नेटवर्क इशू है तो ठीक है। मुझे। हाँ, मैं अनीसा से भी मैंने पूछा कि पहले वाली औरत बड़ी कमजोर थी, आज की औरत आपको लगता है कि फिर भी कहीं ना कहीं उसकी आवाज कोई ना कोई उठा देता है और वो खुद भी कॉन्फिडेंट फील करती है? आज की तो औरत पिछली वाली औरत से ज्यादा मजबूत है, हालांकि खवातीन बदकिस्मती से आई थिंक इट्स द सेम इशू। समीर साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक बात ये भी है कि हमने शुरुआत से अब तक कोई पिसा हुआ तबका ये कह रहे हैं, लेकिन आपस की बात ये है कि गरीब ही पिसता है, चाहे वो उसका ताल्लुक किसी भी कम्युनिटी से हो, चाहे वो मसीही हो, मुसलमान हो, सिख हो या कोई भी हो। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने कहीं सुना कि एक राजा क्या नाम था वो, चंद्र सिंह साहब, वो जो मेरे ख्याल आप तो मुगल साहब को राणा चंद्र सिंह साहब, अब वो पाकिस्तानी हिंदू थे। अब पता नहीं ऐसी बात करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैंने सुना कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उनके एरिया में कोई गाय ज़बह नहीं था कर सकता, हालांकि वो पाकिस्तान था। लेकिन पाकिस्तान में देखिए, मसीही कोई तगड़ा हो, अमीर हो, उसके कोई ऐसे मसले नहीं है कि उसके ऊपर कोई ब्लाशम भी शायद इतनी ना हो, कोई उसको कोई अपने साथ बैठाना भी चाहता है, कोई बिजनेसमैन उसको समझ के सारा आंखों पे बैठा लेगा, ये वो सारा। तो बेसिकली ये मसले मसाइल गरीबों के हैं, अमीरों के नहीं है। जी सर, मैं इससे पहले 2 बातें करना चाहता हूँ। एक तो फरक साहब ने जो बात की है, मैं उनसे मतलब रिक्वेस्ट भी आप लोगों से भी सारों से कि तजवीज़ वाली बात ही फरक साहब चले ना जाए, मैं इसलिए उनके सामने ये करना जी चाह जी रहा जी, था हाँ जी कि अगर हम ये चाहते हैं कि वल्नरेबल तबकात जो है उनको मौसर नुमाइंदगी मिले, तो उसका सबसे बेस्ट हल जो है कि मीडिया ग्रुप्स में उन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को जॉब्स दी जाए, उनको वहाँ पे हिस्सा दिया जाए। मसलन अब मैं जंग में हूँ या मैं इस ग्रुप में हूँ, तो कोई ना कोई खबर मिनॉरिटी के हवाले से मैं मतलब दे देता हूँ। कोई ना कोई तरह का जॉब कोटा फिक्स होना चाहिए हर मीडिया ग्रुप में। ट्रांसजेंडर अब सुनने में आया कि 1-2 चैनल्स ने उनको एंकर रखा है, न्यूज तब्दीली आई या वो पहले से ज्यादा बोल्ड हुई है, तो मैं उस वाले से एक मिसाल देना चाहता हूँ। आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही है। अच्छा सर, ये है कि अब बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। अब खवातीन हो या कमजोर तबकात हैं, वो अपने हक के लिए बोलते हैं। उसमें अभी मैंने एक स्टोरी की थी, महक बशीर, वो बच्ची है 14 साल की, उसके साथ जबरी मजहब तब्दीली का वाकया पेश आया। तो मैंने जब पहले हम ये था कि उनके पास जाते थे, वो बोलते नहीं, मैंने एक दफा उनसे राब्ता किया, वो फिर अपनी माँ के साथ मेरे दफ्तर में आई और उस बच्ची ने अपना पूरा बयान रिकॉर्ड कराया। उसने बताया किस तरह मुझे एक बेटी की माँ बना दिया गया और फिर वो मुझे अगवा करके ले गया, उसने फिर मेरी माँ को फायर लगाया। इस तरह अब तब्दीली बहुत ज्यादा आई है। ये मतलब जो हमारी खवातीन हैं वो भी बहादुर बनी है, वल्नरेबल तबकात भी वो उसमें आए हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि जो मसाइल हैं ये कमजोर लोगों के हैं, गरीब लोगों के, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हमारे जो मिनॉरिटीज हैं या हमारे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, इनमें भी एक इशराफिया है और वो जो इशराफिया है वो अपनी जिंदगी बड़ी अच्छी तरीके से बसर कर रही है। वो इनकी प्रॉब्लम और इनके मसाइल को वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। अब उसकी मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में 5 या 10 चैनल्स हैं जो बगैर लाइसेंस के चल रहे हैं और वो मिनॉरिटीज के नाम पे चल रहे हैं। वो सब कुछ दिखाएंगे लेकिन इनका कोई हकीकी मसला कभी भी नहीं दिखाएंगे। इस तरह मतलब अखबार भी, अब मैंने एक लिस्ट एक दफा तैयार की थी कि जो हमारे क्रिश्चियन लोग अखबार निकाल रहे हैं, उसमें डेली अखबार भी है। मैं भी पहले कैथलिक टाइम से मैंने स्टार्ट लिया, फिर मिसाल टाइम या 45 हमारे रोजनामे हैं। तो वो उन इशराफिया के हैं जो सारे मामला इंजॉय करें। तो इतना बड़ा मामला किसी के पास मीडिया हो, चैनल्स हो, तो ऐसी कम्युनिटी के तो मसाइल ही नहीं होने चाहिए। क्योंकि मैं नहीं होने बरतानिया में चाहिए। रहता हूँ, यहाँ पे तो सिर्फ 2-3 चैनल है, मुगल साहब को पता है कि मेन हाँ स्ट्रीम जी। चैनल है, इसके अलावा कोई है ही नहीं न्यूज के चैनल्स। तो नूर कुछ बोल दें आप इस पे, कोई हल की बात कर दें कि मसाइल का हल क्या है बिफोर यू डिस्कनेक्ट। इन मसाइल के हल करने के लिए सबसे पहले तो अगर मीडिया को आजाद कर दिया जाए
और दूसरी बात ये लोगों में अवेयरनेस नहीं, वो सामने नहीं आते बात करने के लिए। तो जैसा कि अगर हम लोग बहुत सी एनजीओ हैं, जैसा कि अगर वो मैंने स्टोरी की थी आदालत, तो वो अगर देखा जाए तो वो एनजीओ बड़े बड़े होटल्स में अगर वो अटेंड करवा दी जाती है, तो वहाँ जो आम लोग हैं वो अटेंड नहीं करते, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो वो बजाय इसके कि हम लोग उसको जो है हाई लेवल पे करें, उस जगहों पे जाके लोगों को अवेयरनेस दें कि आप लोगों के ये मसाइल हैं और हम लोग इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं। और मीडिया भी इसमें हमका दर कर सकता है। और बात थोड़ी सी सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया भी आजकल जो है वो बिल्कुल एक्टिव है। और अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हमें वो स्पेस नहीं दी जाती। जो हमें जो वसाइल ही वो वैसे नहीं होते, अगर हमारे पास कुछ ऐसी खबर आती है, हमें वहां जाने के लिए जो हमारे मसाइल पर पेश होंगे, एक्सपेंस होंगे, वो अदारा अफोर्ड ही नहीं करता, जिसकी वजह से हम लोग जो है कोई सहाफत कर भी नहीं सकते और बहुत से चैलेंजेस का सामना भी हमें करना पड़ता है। अनीसा, एक छोटा सा माइंड में एक शेर आया, लेकिन वो इससे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं कुछ कहना कुछ और चाहता हूँ कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। जो पैसे वाले लोग हैं सब बुरे नहीं हैं, लेकिन जैसे कोई फैक्ट्री का कोई मालिक होता है, वो मजदूर की आवाज क्यों उठाएगा? उसकी तो अपने वो इंटरेस्ट है कि मेरी फैक्ट्री चलती रहे, मैं कम से कम पैसा दूं, ये वो सारा। तो जैसे नूर ने फरमाया कि बड़े बड़े होटल्स के अंदर बड़े बड़े तगड़े बंदे बैठे होते हैं, जिन्होंने जून जुलाई के अंदर भी मोटे मोटे सूट पहने होते हैं, तो उस बंदे को गर्मी की क्या परवाह होगी? वो क्या हकीकी तौर पे पिछड़े हुए तबकात की नुमाइंदगी करने का अहल है इखलाकी लिहाज से, या उसके सामने वो बंदे नहीं बैठे हुए जिनकी वो बात कर रहे हैं? इन्होंने खुद भी सूट पहना हुआ है, गर्म कोट पहना हुआ है नूर जी ने। जी, मैं खुद पहना हुआ है, बिल्कुल। मैं समीर साहब को सिर्फ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे अभी भी ठंड है, अभी भी तकरीबन 20-22 टेम्परेचर है। ठीक है। जी जी, सुबह मतलब 13 था, सुबह 13 की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। नहीं, हम भी अपनी सफाई दे देना। हाँ नहीं सही है। हाँ जी, पाकिस्तान में इस टेम्परेचर को आप 2 से ज़रूर दे लें बस। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ अनीसा, इस पे कुछ बोले आप, अनम्यूट करके, फिर मैं वकार भाई की तरफ बताऊँ। सर एक बार आप क्वेश्चन दोहराएंगे, मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई मिल मालकान होते हैं या कोई बिजनेसमैन होते हैं, वो जहन में आता है कि ये गरीब आदमी के कैसे, जो उसके वर्कर्स हैं, उसकी आवाज कैसे उठाएगा। पाकिस्तान की असम्बलियों के अंदर आप देख लें, बड़े बड़े जागीरदार हैं, तगड़े लोग हैं, सियासतदान जो हैं, वो उनको गरीब आदमी की क्या वैल्यू होगी? ठीक है जी। तो फिर ये जो जैसे नूर ने फरमाया कि बड़े बड़े होटल्स के अंदर बैठ के गरीबों की बात करते हैं, पिछड़े हुए तबकात की बात करते हैं, लेकिन बात वो करते हैं जिन्होंने कभी इन मसाइल का सामना नहीं किया हुआ। तो डू यू थिंक दिस इज नेचुरल? जी सर, ये बिल्कुल सच है कि जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं ना, इनको तो मतलब दरवाजे से ये निकलते बाहर गाड़ी पे बैठते हैं और गाड़ी पे बैठ के जी इन्होंने अपने ऑफिस जाना होता है। इनको किस चीज का पता होता है? इन्होंने कौन सा वो महरूम तबकात के पास जाते हैं या उनके इश्यूज वगैरह देखते हैं या कुछ, इनको किसी चीज का कोई पता नहीं होता। कोई अगर इनके दरवाजे पे आ जाए तो वो तो फिर शायद में भी वो अगर उनका वोटर होगा, जैसे MP है, MNA है, उनके पास आ जाए, उनके अगर वोटर हैं तो वो हेल्प करेंगे, वरना आप यकीन करें उनकी हेल्प भी नहीं करेंगे आप। ये लोग इस तरह से वो करते हैं। मतलब ये है कि उनके लिए भी हम जैसे आम लोग ही थोड़ा बहुत आवाज उठाने के लिए वो है, अवेलेबल है, वरना ये लोग तो नहीं करते। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता। बिल्कुल ठीक है। एज प्रॉमिस वो फारूक साहब वगैरह, मुझे लग रहा है कि उनकी लोड शेडिंग होगी, लेकिन स्टिल विद अस। लेकिन वकार साहब आप फरमाएं कि मजबूत सिस्टम नहीं है, और दिल्ली भी किसी और चक्कर में पड़ी हुई है, अदारे भी ऐसा लगता है हर कोई अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है, तो फिर पिछले तबकात का कौन वाली वारिस है सिवाय ऊपर वाले की जात के? सर जब तक मुनासिब नुमाइंदगी नहीं मिलेगी ना पिछले तबकों को पार्लियामेंट में, उस वक्त तक ये पाकिस्तान जो इलाका है, पाकिस्तान है, ये न्यू कॉलोनियल इलाका है, ये सरमायादारों और जागीरदारों के लिए बना गया। इसलिए पाकिस्तान बनने की सबसे ज्यादा जो हमायत है वो जागीरदारों ने की थी। जब तक पार्लियामेंट में आम आदमी नहीं जाएगा, गरीब आदमी नहीं जाएगा, उस वक्त तक मसला नहीं होगा। और ये लाजमी है। और प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान ज़िया दौर के बाद पाकिस्तान में जो तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसकी वजह से जो हमारी नौजवान नस्ल है उसकी ना इखलाकी तरबियत है ना सियासी तरबियत है। जब तक स्कूल कॉलेज में इखलाकी और सियासी तरबियत नहीं की जाएगी, पार्लियामेंट में आम आदमी नहीं जाएगा। देखिए एक चैन बनानी पड़ेगी, काउंसलर, चेयरमैन, फिर MPA, फिर MNA। बिल्कुल उसके लिए लाजमी है कि ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिकल लोग जाएं और वो पार्लियामेंट में भी जाए। उनको पता होगा कि मैं ग्रास रूट लेवल से हूँ, फिर वो मसले हल होंगे। फिर एक और गुजारिश है कि जैसे हमारी ट्रेनिंग हुई है, हम बतौर मास्टर ट्रेनर आए, मैं अपनी ट्रेनिंग करके आया हूँ। मैं फौरी प्रेस क्लब में मैंने इजलास बुलाया 140 बंदों का।
मैंने अगले दिन उन पे वो पूरी बात की है कि मैंने माइनॉरिटी पे ये सीख के आया हूँ, ये ट्रांसजेंडर पे मैंने स्टोरी बनाई है, और उसके बाद हमने 2 स्टोरी बनाई है जो कम से कम 12 चैनल पे चली है। शहर को हमने थोड़ा सा एक स्मूथली चेंज कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि तो ये ट्रेनिंग्स का, बेशक ये ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो, इसका एहतमाम होना चाहिए, और फिर इसके बाद इसका एरिया बढ़ा देना चाहिए, और कम से कम तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक, बेशक वो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के जरिए, आपसे गुजारिश है कि आप एक 4 मिनट का प्रोग्राम दें हमें, और तमाम प्रेस क्लब के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनसे गुजारिश करें कि आप रूटीन का इजलास बुलाते हैं, हमारे लिए एक मल्टीमीडिया का एहतमाम करें, ताकि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो उसको सीखने के बाद फिर वो अपने अखबारात में, वो सिविल सोसाइटी में, सोशल मीडिया में इसको लेके जाए, बजाय के आगे सीखें, पहले से सीखना चाहिए कि एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फारूक भाई, जल्दी से, क्योंकि आप खड़े हुए हैं एंड शोइंग सॉलिडारिटी विद यू, मैं खुद पसीना मुझे आना शुरू हो गया तो फिर मैं समीर भाई की तरफ आता हूँ। क्योंकि आप जाहिर आपने बहुत से 30 साल से अगर आप कर रहे हैं सहाफत, तो आपने बहुत से अदवार देखे हैं। कौन सा दौर फ्रेंडली था इंसानी हकूक़ के हवाले से, ये रिसेंटली मुशर्रफ साहब वाला, नवाज शरीफ का, या जरदारी साहब का, या इमरान खान का, ह्यूमन राइट्स के हवाले से? इसमें अगर आप मुझसे ये पूछेंगे प्रायोरिटी वाइज, तो मेरे ख्याल में शायद पीपल्स पार्टी का जो जरदारी साहब का दौर था वो ज़्यादा फ्रेंडली था। फिर उसके बाद नवाज शरीफ वाला दौर कंपैरेटिवली वो उससे थोड़ा कम था, लेकिन फ्रेंडली था। फिर उससे लोअर अगर आप ले जाएंगे तो मेरे ख्याल में मुशर्रफ साहब वाला दौर या फिर खान साहब वाला दौर एक जैसे बराबर ही थे तकरीबन। तो मेरे ख्याल में जो डेमोक्रेटिक, जो रियल सिविलियन दौर, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले, आपको लगता है वो कि बेहतर शहरी होता है। रहमान ने सिर्फ ब्लास्फेमी लॉज के ऊपर बात ही की थी तो वो एकदम सारे डर गए थे, तो फिर वो सर देखें, एक चीज सर, वो देखें पीपल्स पार्टी 2008 में जब आई इक़्तिदार में, पीछे उसको बैकग्राउंड देखें, 9 साल मुशर्रफ का इक़्तिदार, तालिबान, पाकिस्तान में स्वात, मतलब ये क्या सूरत हाल पैदा हुई, धमाके। पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई, हर हफ्ते इस्लामाबाद पिंडी में एक धमाका होता था, रूटीन बन चुकी थी, ठीक है ना। किस एनवायरनमेंट के अंदर है, किस तरह, मतलब मैं नजरियाती तौर पे पीपल्स पार्टी का कोई इतना हामी नहीं हूँ, लेकिन मैं मतलब समझता हूँ कि इस हवाले से, वल्नरेबल तबकात के हवाले से, सिविलियन राइट्स के हवाले से, बुनियादी हकूक के हवाले से उनका स्टैंड बड़ा क्लियर है, और वो कोशिश करते हैं, ठीक है जी। बाकी मसाइल पॉलिटिकल हैं वो ठीक है, चलते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आई थिंक कंपैरेटिवली पीपल्स पार्टी इज बेटर। ठीक। आफ्ताब मुगल साहब, अगर कोई कमेंट्स होंगे तो आप जरूर बताइएगा फेसबुक वगैरह पे। समीर अजमल साहब, हर दौर में एक वजारत होती है, इंसानी हकूक़ की वजारत, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री होती है, उसका कैसा वर्किंग रिलेशनशिप रिसेंट ईयर में रहा है? एनजीओज को भी ले लें चलें आप, फिर मीडिया को भी ले लें, ये ह्यूमन राइट्स की जो वजारतें हैं, इनका किरदार और इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही इन रिसेंट ईयर्स? सर ये रिसेंटली अगर आप ये बात कर रहे हैं, जो पीटीआई का दौर गया है, तो इसमें तो इनकी वजारतों का कोई इतना अच्छा इंटरेक्शन ही नहीं रहा अपने इदारों के साथ। मसलन जो इंसानी हकूक़ की श्री मज़ारी साहब के पास वजारत थी, उन्होंने 3-4 इशू उठाए आते जब वो आए थे। पहले उन्होंने कहा जी ये जो जबरी गुमशुदगियां हैं उनके मामला हम हल कराएंगे, फिर जो सहाफ़ियों के साथ वो बिल लेके आ रहे थे, लेकिन वो 3.5 सालों में वो कर नहीं सके। ये बेसिकली ये जो वजारतें इन्होंने बनाई हुई, ये सिर्फ खाने पीने का एक सिलसिला है। मसलन पहले ये पंजाब में, अब सूबाई लेवल पे ले लें, हमारी एक वजारत होती थी मजहबी अमूर, अक़लीती अमूर, अब उसके साथ इन्होंने इंसानी हकूक़ लगा दिया। तो वो एक नाम तो उसको दिया गया, लेकिन ना उनके पास वसाइल है, ना उनके पास कोई ताकत है, वो कोई मामला हो भी जाए तो उसको वो सेटलमेंट नहीं करवा सकते। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करूँगा अपनी वजारत की, जो हमारी वजारत इत्तलात है, कि ये नवाज शरीफ साहब के दौर के बाद, 98 के बाद अब तक जो है, यहाँ पे एक हमारा मामला चल रहा था वेज अवार्ड का, तो इसमें हमारा इन्होंने तनख्वाहों का मामला तय करने थे, स्केल तय करने थे। मेरा ख्याल है कि ये 8 या 9 या 11 साल हो गया, अभी तक वो वेज अवार्ड जो है, वेज बोर्ड का फैसला ही नहीं कर सके। इमरान खान साहब जब आए थे, इन्होंने कहा कि हम आके जनाब ये नाफिज करेंगे और आपकी सैलरीज का स्केल करेंगे। हमारे यहाँ पे तकरीबन मोस्टली इदारे बंद हो चुके हैं। फैसलाबाद में से 5 बड़े अखबार जो थे उनके दफातर बंद हो चुके हैं, और इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं सहाफत ये भी बड़े बुरे हालात हैं, ये भी बड़े बुरे हालात हैं। लेकिन मैंने नूर से पूछना था क्योंकि उन्होंने पीटर जैकब साहब का इंटरव्यू भी किया, लेकिन अगर आप फरमा दें फिर मैं बाकी दोस्तों की तरफ जाता हूँ कि मर्दमशुमारी जो है एक बड़ा इशू है। इसके ऊपर एदादो शुमार के अंदर तारीखी तौर पे बेईमानी ऐसा लगता है जैसे की जाती है, ताकि जो मिनॉरिटीज हैं, रिलीजियस मिनॉरिटीज पाकिस्तान की, उनके फिगर्स जो हैं वो सही तरह बताए ना जाएं। उसकी पता नहीं क्या वजह हो सकती है। नूर ने भी ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, तो अगर नूर कनेक्ट हो गए हैं तो नूर बता दें, वरना तो आप बता दें कि इस पे बेईमानी क्यों की जाती है, अदादो शुमार सही ना दिखाने पे मर्दमशुमारी के।
नूर, बल्कि अगर आप ज्वाइन कर लिया सर। हाँ समीर भाई, मैं आपको नूर आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, प्लीज हाँ, आपने मर्दमशुमारी के ऊपर इंटरव्यू किया था पीटर जेकब साहब का, बल्कि कम्युनिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी को विजिट भी किया। मर्दमशुमारी में क्यों गड़बड़ की जाती है, अदादोशुमार अच्छे क्यों नहीं बताए जाते, इसमें क्या कोई बात छुपी हुई है? क्योंकि ये भी तो एक ज्यादती है ना। मैंने तो बाकायदा तौर पर जायजा लेने की कोशिश भी की है कि इसके पीछे वजूहात क्या है। इसमें कुछ वजूहात ये भी हो सकती हैं कि मे बी कि वो मुल्क से दूसरे मुल्क चले गए हों, मे बी कुछ ने शनाख्ती कार्ड में इंदराज ना करवाया हो, लेकिन किसी हद तक देखा जाए तो मे बी उनको कम दिखाने की कोशिश भी की जाती है ताकि उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी ना हो सके। या जैसा कि उनका कोटा होता है कि 5% उनको जॉब दी जाएंगे तो जितने लोग कम होंगे, या फिर उनको ताकि उनकी ताकत को शो ना किया जा सके, मे बी इसके पीछे ये भी वजूहात हो सकती है कि उनको कम दिखाया जाए। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, बिल्कुल आखिर में प्रोग्राम के अब इसको सम अप करते हैं। फरूख तनवीर साहब, आप फरमाएं कि क्या मजहब रियासत, ये एक अलग सा टॉपिक है, इसको अलग कर दें तो फिर ये इंसानी हुकूक की थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लाइक अ बांग्लादेश मॉडल। जी, आपने ठीक कहा। मजहब को रियासत के मामला से अलग कर दें तो काफी बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए आई डोंट नो कितना ये पॉसिबल है, क्योंकि हमें तो यही बताया और पढ़ाया जाता है कि ये मुल्क जो है ना मजहब के नाम के ऊपर कायम किया गया था। तो वैसे एक चीज हकीकत ये भी है कि जब 1900 ये जब बांग्लादेश की पिछले दिनों एक डिबेट हो रही थी, उसमें एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने उनसे बात हुई कि यार ये बांग्लादेश पाकिस्तान से ज्यादा क्यों तरक्की कर गया, तो उन्होंने कहा यार उन्होंने 2-3 इश्यूज को 96-7 में ना सेटल कर लिया था, और उसके जो बड़े दो तीन फैक्टर थे ना, मतलब एक तो फौज को थोड़ा सा अलग रखना वो भी था, लेकिन उन्होंने कहा जी उन्होंने एक चीज तय कर लिया था कि हमने अपनी औरत को, जो महरूम तबकात, पाकिस्तान में महरूम तबकात के हवाले से औरत बहुत बड़ा उसका तबका है, बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उन्होंने तय कर लिया था कि हमने अपनी औरत को हर किस्म की आज़ादी देनी है, वो पढ़ना चाहती है पढ़े, वो कारोबार करना चाहती है करे, उसको मुकम्मल आज़ादी देनी है, भरपूर उसको सपोर्ट देनी है। तो उसने कहा ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था बांग्लादेश की, जो पाकिस्तान से इतना वो आगे निकल गया। तो रियासत के मामलात में इसमें तो कोई शक नहीं कि मतलब मैं तो खैर पर्सनली हामी हूँ कि इसको रियासत के मामलात के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बाकी अब सब मुसलमान है, खरीदी है, 98%, 96-7% पाकिस्तान की मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो मतलब सब मुहाफिज भी हैं, ठीक है, मजहबी हमारे हवाले से, तो इसके ऊपर किसी को घबराने भी नहीं चाहिए कि यार कुछ नहीं होता। हाँ, ये सही कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वकार साहब, आप आखिर में फरमाएं कि किसी से, शशि थरूर साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था हामिद मीर के साथ कुछ अर्सा पहले, वो भारत के बड़े अच्छे वो पोजीशन पे रहे हैं, बड़े मशहूर सियासतदान हैं। वो कह रहे थे कि अगर जिनाह का पाकिस्तान देखना है तो पुराना वाला ईस्ट पाकिस्तान जो इस वक्त बांग्लादेश कहलाता है वो है असल पाकिस्तान, जो जिनाह का पाकिस्तान था। तो आपको लगता है कि वो वाला पाकिस्तान बना दें, मजहब और रियासत के मामलों को अलग अलग रखें, तो फिर ऐसा माशरा जन्म ले लेगा जिसमें वनरेबल जो कम्युनिटीज हैं, महरूम तबकात हैं, वो उनकी महरूमी वैसे खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, मेरी इसमें बिल्कुल ये राय है कि जो जिनाह का असल पाकिस्तान था वो बांग्लादेश में चला गया है, और बांग्लादेश ने, जो अभी बात हो रही थी, मैं बड़ा खुल के बात बताऊंगा कि उन्होंने जुडिशरी को नकील डाली है, उन्होंने फौज को बैंकों में बंद किया है, मौलवियों की जुबान बंद की है। यहाँ पर पाकिस्तान में आपको फौजों को बैरकों में भेजना पड़ेगा, उनको आपको बॉर्डरों में भेजना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अब मौलवियों की जुबानबंदी करनी पड़ेगी। वो मैं आपको माजरत के साथ तस्कीन साहब एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि ए मुफ्ती शहर तेरी चर्ब जुबानी की कसम, ए मुफ्ती शहर तेरी चर्ब जुबानी की कसम, तू अगर ना होता तो यहाँ सभी मुसलमान होते। जितना बेड़ा गर्क इन मौलवियों ने किया है इस पाकिस्तान का, जितना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सियासी मुदाखलत करके बेड़ा गर्क किया है, और जितने हमारी अदलिया देख रहे 130 नंबर पर है, जब तक इस 3 अदारों को आप इन स्टेक होल्डर्स को नकील नहीं डालेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। यहाँ पर महरूम तबकात की आवाज बुलंद नहीं होगी। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, यहाँ पर सिविल बालादस्ती को प्रमोट करना होगा, पार्लियामेंट को प्रमोट करना होगा, उस वक्त तक मत ख्याल नहीं होगी। जी अनीसा, आप हाँ बोलिए अनीसा जी। सर मैं एक और भी कहना चाहूंगी, ये जो हमारे रेड लाइट एरिया के खवातीन है, बच्चे हैं, ऐसे इनका भी मैंने विजिट किया है, तो मुझे इनमें भी ये हुआ है कि इनकी भी मर्दमशुमारी ना होने के बराबर होती है। और आपने ख्वाजा सराओं को भी विजिट किया, मैंने देखा था। बिल्कुल जी सर, ख्वाजा सराओं को भी मैंने विजिट किया, और उनका ये मेन इशू था कि ये जो कोई सोल्यूशन बता दें, फिर एंड पे कोई सोल्यूशन बता दें, आपकी नजर में क्या है? उनका मेन इशू ये है कि जो खरीदो फरोख्त होती है। ओके सर
इसी इशू पे जो है ना अपनी स्टोरी बनाई है, और इस इशू पे मुझे तकरीबन 3-4 ट्रांसजेंडर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे इस इशू को जो है ना वो हाईलाइट करें, क्योंकि ये हमारा कहते हैं बहुत मेन इशू है। ठीक है, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। नूर आप भी बताएं, फिर मैं एंड पे वो समीर साहब से लेता हूँ उनकी टेक। हाँ नूर, थोड़ा सा मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि जैसा कि हमें मुख्तलिफ वर्कशॉप करवाई जाती हैं और हमें प्रोजेक्ट भी दिए जाते हैं, हम लोग उस पर काम भी करते हैं, लेकिन देन उसको सिर्फ शॉर्ट लिमिट टाइम के लिए होता है। जैसा कभी हम लोग कर रहे थे काम, हमने काम किया, अब हमारे अंदर वो चीजें हैं कि हम लोग सोशल एज अ सोशल वर्कर लोगों के लिए काम करें, लेकिन अगर इसको बजाय इसके कि वो सिर्फ वर्कशॉप तक महदूद अगर आगे लेके चला जाए और हम लोग इसको आगे लेके चले, तो इसके जरिए भी जो मसाइल जो है काफी हद तक कम हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। समीर अजमल साहब, एंड पे अगर आप इसको सम अप करें, एक दो मैं आपको मिसालें देता हूँ। एक दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर हर शहरी जो है वो आईनी लिहाज से बराबर है। क्या आपको लगता है कि ये झूठ है, आईनी झूठ है? क्योंकि आप पाकिस्तान की मसीह बरादरी से ताल्लुक है, तो आप पाकिस्तान के सदर या वजीर आज़म नहीं बन सकते, तो आईनी लिहाज से आप किस तरह नंबर 1 के बराबर हो गए? फिर दूसरी बात यह है कि पिछले दिनों में हमने देखा कि पंजाब के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया गवर्नमेंट की सतह के ऊपर कि ये जो खाकरों की जॉब्स आती हैं इसके ऊपर प्लीज गैर मुस्लिम ना लिखा करें कि वो ही सिर्फ अप्लाई करेंगे। इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है, ये जॉब इज अ जॉब, ठीक है ना, हर जॉब की एक वैल्यू है। फिर एंड पे ये भी फरमाएं कि क्या सारे सिस्टम आजमा के देख लिए, क्या पाकिस्तान में पार्लिमानी की जगह सदारती कोई सिस्टम आ जाता तो शायद महरूम तबकात जो हैं वो बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं? ओवरऑल क्या कहेंगे इस पे, किस तरह सम अप करेंगे इसको आप? सर सबसे पहली बात तो ये जो हमें कहते हैं ना आईनी बराबरी वाली बात, ये तो सरीहन झूठ है। जी सदर और वजीर आजम बनना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ की जो माइनॉरिटीज है उनको तो अपना नुमाइंदा चुनने का हक नहीं है, नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो किसी को पकड़ के, जो किसी के घर का कोई रिलेटिव होता है, मुलाजिम होता है, उसको पकड़ के वो नाम तो करते हैं, वो MNA और MP बन जाता है, तो कहाँ की बराबरी? दूसरी बात जो आपने ये कही है कि हमारे जो अभी हो रही थी कि Sir, I think we are little bit struggling to hear you. I think मसला है, लेकिन thank you so much for your time. समीर अजमल साहब आपका शुक्रिया, वकार फरीद जुगनू साहब आपका शुक्रिया, अनीसा कमल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड नूरुल ऐन साहब आपका भी शुक्रिया, और फरुख तनवीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप कि हमने नाजरीन कोशिश की कि मुख्तसर वक्त के अंदर इस बहस को समेटें कि जो वल्नरेबल तबकात हैं उनकी किस तरह आवाज़ बना जा सकता है, खासतौर पर पाकिस्तान के जो ज़राए अबलाग हैं, मीडिया है, किस तरह मौसर तरीके से उनकी आवाज़ बने, क्योंकि हर माशरे की आंखें कान जो होता है उसको कहा जाता है कि ये मीडिया है, लेकिन क्या पाकिस्तान का मीडिया ऑनेस्टली अपना किरदार अदा कर रहा है? वरना वक्त तो हाथ से निकलता जा रहा है, सोशल मीडिया जो है वो बड़ा मकबूल होता जा रहा है, उसकी चाहे ऑथेंटिसिटी हो या ना हो, वो कहीं ना कहीं बेहतर नुमाइंदगी कर रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में पिसे हुए तबकात की। ज्वाइन करिए पाकिस्तान जो मिनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान है, इसके पेज को भी लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अवेयरनेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस लिहाज से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचे। थैंक यू फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू यू सर, आफ्ताब मुगल साहब। थैंक यू वेरी मच तस्कीन साहब। हमारे साथियों ने आज बहुत ही भरपूर तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश किया, और मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसको सम अप करते हुए आज की बहस को, कि आज जो मीडिया है, ख़ाह वो कोई भी मीडिया हो, वो मिशन से ज़्यादा बिज़नेस हो गया। एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने हमारे मुआशरती ढांचे को बहुत कमज़ोर किया है। दूसरा जो है वो एडिटोरियल डिसीजन की हमारे साथियों ने बात की, वो भी बिल्कुल एक दुरुस्त बात है। किसी ज़माने में आपने सुना होगा इमरोज़ सबसे बड़ा अखबार था, जी और इमरोज़ कमज़ोर अखबार नहीं था, बिज़नेस के हवाले से भी बहुत ही ताकतवर अखबार था, और लेकिन वो एक प्रोफेशनल अखबार था। जब तक मीडिया हाउसेस को प्रोफेशनल नहीं बनाया जाएगा, ये मसाइल इसी तरह रहेंगे, कमज़ोर तबकात के भी, और मीडिया में जो काम करने वाले लोग हैं, ख़ुसूसन सहाफ़ी, उनके मसाइल भी इसी तरह रहेंगे। फिर जो है सोशल और कल्चरल प्रेशर्स भी होते हैं।
और बहुत सारे हवालों से जो ऐसे मुश्किल स्टोरीज करने वाले सहाफ़ी होते हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं मिलता। उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनके कैमरे तोड़ दिए जाते हैं। अगर वो बंदा बेचारा ज़ख्मी हो गया तो उसका खर्चा कौन पूरा करेगा? उसे खुद ही अपने जेब से अपने अस्पताल का खर्चा भी पूरा करना पड़ता है और उनकी कोई इंश्योरेंस नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसमें 2 फैक्टर्स जो है वो बहुत अहम है। एक, जब तक पाकिस्तान में जमहूरी कदरें मजबूत नहीं होती, जमहूरी सिस्टम परवान नहीं चढ़ता, उस वक़्त तक ये इश्यू रहेंगे। दूसरा, जब तक जर्नलिस्ट यूनियंस जो हैं, सहाफ़ियों की तंज़ीमें जो हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तब भी सहाफ़ी जो कमज़ोर सहाफ़ी हैं, जो इस्लामाबाद, लाहौर में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, उनके इश्यूज़ और हैं। लेकिन जो लोग फैसलाबाद, पाकपतन और मुज़फ़्फ़रगढ़, डेरा ग़ाज़ी ख़ान में जर्नलिज़्म करते हैं, उनके इश्यूज़ और हैं। और वो लोग जो हैं, वो ज़्यादा बड़े तबके को कैटर कर रहे होते हैं, बजाए कि इस्लामाबाद, लाहौर के जो जर्नलिस्ट हैं। इसलिए सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करे, उनके साथ खड़ी हो, जब भी वो किसी मुश्किल में होते हैं। जहाँ तक माइनॉरिटी कंसर्न का ताल्लुक है, हम अपने तमाम साथियों को, जर्नलिस्ट को, बाकी लोगों को भी हम दावत देते हैं कि कोई भी स्टोरी हो, आप हमें भेजें। हम माइनॉरिटी कंसर्न का जो मैगज़ीन है, उसमें भी उसे जगह देंगे और इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है, उसपे भी जगह देंगे। हमारा जो मैगज़ीन है, वो दुनिया में जो इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें हैं, उन तक जाता है, मीडिया की जो तंज़ीमें हैं, उन तक जाता है और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, उन तक जाता है। तो आपकी आवाज़ जो है, वो एक बड़े पैमाने तक जा सकती है। इसके अलावा हमारे साथियों ने काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, जो आज जिन्होंने आज के प्रोग्राम में शिरकत की है। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इतनी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए इतने अहम तरीन और मुश्किल तरीन इश्यूज़ को उजागर किया है। जब हम यूट्यूब पर अपनी आज की जो रिकॉर्डिंग है, वो लगाएँगे, तो हम आखिर में उन सारी जो वीडियोज़ हैं, उनका लिंक भी देंगे ताकि जो बाकी नाज़रीन हैं, वो उन वीडियोज़ को देख सकें। और अगर वो कोई कमेंट करना चाहें, आप तक अप्रोच करना चाहें, तो ज़रूर हमसे राब्ता करें, हम आपका उनको कॉन्टैक्ट देंगे, अगर आप चाहें तो उनके साथ बात की। हम अपने प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए जितना भी आपके काम को प्रमोट कर सकते हैं, हम ज़रूर करेंगे। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने इर्द-गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख़्याल रखिए, क्योंकि शायद आपका एक छोटा-सा अमल बहुत से इंसानों की ज़िंदगी में रोशनी भर दे। प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने नाज़रीन का, जिन्होंने आज के प्रोग्राम में हमें जॉइन किया। उन्होंने तकरीबन तमाम जो हमारे आज के पार्टिसिपेंट थे, उनकी काविशों को सराहा है, उनकी तारीफ़ की है। मुझे ख़ास तौर पे 2 साथियों का शुक्रिया अदा करना है। समीर अजमल साहब का, जिन्होंने आज के प्रोग्राम को करने में बैकग्राउंड में रहकर बहुत अहम किरदार अदा किया, और हमारे साथी तस्कीन खान साहब ने, जिन्होंने आज का प्रोग्राम इंतहाई खूबसूरती से चलाया। और फिर मुझे शुक्रिया अदा करना है आपके आज के पैनलिस्ट का, जिनमें मोहतरमा अनीसा कमल साहिबा, मोहतरमा नूरुल हैन साहिबा और वकार फरीद जुगनू साहब और मोहतरम फ़ख्र तनवीर मलिक साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की और हमारे लिए सोचने समझने के नए दरवाज़े किए। मैंने खुद आपकी जो गुफ्तगू है, उससे बहुत कुछ सीखा है और हम कोशिश करेंगे कि इस बहस को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। आपके साथ अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा और एक-दूसरे का भी।